हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी जो बोर्ड की तैयारी अभी चल रही है, उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए साइंस के बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर श्वसन हम आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं। एकदम टॉपिक वाइज आप लोग को जो है एक एक करके सारे चैप्टर का टोटल कंटेंट देंगे, जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ तक कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिसको दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहते हैं, जो 5 नंबर में पूछा जाता है, उस लेवल के क्वेश्चन को आपको इस वीडियो के माध्यम से टच हो जाएगा। तो आइए समझेंगे श्वसन जो है कि चैप्टर में आखिर होता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले ना इस चैप्टर का फॉर्मेट समझाता हूँ इस फिगर के माध्यम से। आप जरा गौर से समझिएगा। हमारे श्वसन की क्रिया शुरू होती है नाक से, नाक यानी नोज से, जिसको नासा द्वार भी कहते हैं, इसे नासिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां नासिका से यानी कि नाक के माध्यम से हम ऑक्सीजन यानी O2 के 6 अणु को ग्रहण करते हैं। ओके, और ये ऑक्सीजन ये नाक, नासिका, नासा द्वार के माध्यम से आती है किसमें? तो यहां आप देख रहे हैं, ये है कंठ द्वार। कंठ द्वार जिसको लैरिक्स कहा जाता है। कंठ द्वार या लैरिक्स से 2 नलियां निकलती है, एक फूड पाइप यानी ग्रास नली या ग्रसनी जो अमाशय से जुड़ी होती है, जो जिस रास्ते से होके हम जो भोजन मुख में डालते हैं चबा के, वही ग्रास नली ग्रसनी से होके वो अमाशय में जाती है, जो कि हम पहले चैप्टर में उसका वीडियो भी डाल दिए हुए हैं पूरा डिटेल के साथ। ग्रास नली ग्रसनी का क्या काम है, अमाशय का क्या काम है, छोटी आंत, बड़ी आंत, टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको कंप्लीट तरीके से समझाकर हम वीडियो दिए हैं। आप जरूर एक बार जाकर देख लीजिएगा। परंतु अब मैं आ रहा हूं दूसरे चैप्टर में, जो कि श्वसन है। जब ऑक्सीजन आती है तो यह कंठ द्वार से एक नली निकलती है, ग्रास नली ग्रसनी, जो अमाशय से जुड़ी हुई है, जिसका पाचन क्रिया में मदद, और दूसरा नली इसी कंठ द्वार से कनेक्टेड रहती है, जिसको कहते हैं श्वास नली। इसी का दूसरा नाम ट्रैकिया भी है। तो ये श्वास नली या ट्रैकिया से ये कनेक्ट होती है। श्वास नली या ट्रैकिया किससे? तो ये श्वास नली या ट्रैकिया आप देख रहे हैं बच्चों, ये कनेक्ट है फेफड़ा से। ये कनेक्ट किससे होता है? फेफड़ा से। जैसे ही ऑक्सीजन को हम ये नाक, नासिका से कंठ द्वार में लाते हैं, कंठ द्वार से श्वास नली या ट्रैकिया के माध्यम से यह ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है? तो फेफड़ा में पहुंचती है। फेफड़ा के किस में पहुंचती है? तो यहाँ देखिएगा, फेफड़ा में इस तरीके से जो है कि एक फुफ्फुस आवरण का निर्माण होता है, जिसको कुपिका भी कहते हैं। इस फुफ्फुस आवरण यानी कुपिका में ऑक्सीजन के अणु पहुंचते हैं और यहाँ कोशिका के साथ मिलकर ऑक्सीकरण की क्रिया करती है। ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ ऊर्जावान गैस बनते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पुनः जैसे ऑक्सीजन को नाक, नासिका, श्वास नली या ट्रैकिया के माध्यम से फेफड़ा के कुपिका में पहुंचाते हैं, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को उसी के विपरीत बाहर मुक्त किया जाता है। यानी ऑक्सीजन लेके ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप बने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मुक्त किया जाता है। यह कंप्लीट क्रिया कहलाती है श्वसन। ये कंप्लीट क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और श्वसन की क्रिया के लिए आपको अगर 2 मार्क्स में पूछ सकता है, इसकी परिभाषा, इसके डिफिनीशन को एक बार आप लोग टच कर लीजिएगा कि श्वसन की क्रिया आखिर है क्या। तो श्वसन की क्रिया में मैंने बोला है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को नाक या नासिका, श्वास नली या ट्रैकिया के माध्यम से फेफड़ा की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, उसकी कुपिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां वे ऑक्सीजन भोजन के अणु के साथ, ग्लूकोज के अणु के साथ मिलकर ऑक्सीकरण की क्रिया करती है। ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप बने ऊर्जा के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर मुक्त करने की क्रिया कहलाती है श्वसन। एकदम क्लियर है बच्चों? आप लोग समझ रहे हैं? 100% समझ में आ रहा है? अब इसी के साथ मैं आपको इस बिंदु को आगे की ओर लेकर इससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और रासायनिक श्वसन के रासायनिक समीकरण को समझाने की कोशिश करता हूं। ये कंप्लीट अभी आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करवाते। पहले श्वसन को समझिए। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है।
ये श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो हमने आपको बताया है कि इसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करके ये भोजन के अणु के साथ मिलकर, भोजन के अणु के रूप में ग्लूकोज के साथ मिलकर ऑक्सीकरण की क्रिया करती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करती है, इसीलिए श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मैं आपको इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूं, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ, मध्यवर्ती मतलब मिडिल पोजीशन के जो पदार्थ है वो क्या है, यानी कि मध्यवर्ती पदार्थ में कौन सी क्रिया होती है। तो याद रखिएगा कि श्वसन की क्रिया जो होती है वो कोशिका में होती है, और कोशिका में के प्रथम चरण की क्रिया इसकी होती है आपको कहाँ, तो कोशिका द्रव में, और द्वितीय चरण की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि दोनों क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दोनों क्रिया से अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। मैं आपको इसी चैप्टर में वायवीय श्वसन क्या है यानी ऑक्सी श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं यानी कि अनॉक्सी श्वसन क्या है, मैं आपको क्लियर करूंगा। तो पहले हम समझेंगे कि मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में श्वसन की कौन सी क्रिया होती है। तो मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में ऑक्सी श्वसन की क्रिया मनुष्य में होती है, यानी वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। यह वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। जब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के अणुओं का ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं, जल के अणु का निर्माण होता है, और ऊर्जा के रूप में एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी ऊर्जा में किसका, तो अर्थ कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। मेरे बच्चों, आप सवाल ये कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ ग्लूकोज समझ में आया, पहले चैप्टर के में आप हमको समझाए थे कि जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन के रूप में जो पचा हुआ पदार्थ होता है वो ग्लूकोज बनता है, जिसको कोशिका अवशोषित कर लेती है। तो कोशिका अवशोषित करके यही कोशिका जो है, यही कोशिका में जो है कि ग्लूकोज जाता है, जिस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है, और तब ऑक्सीजन जैसे मिलेगी, किसी से भी ऑक्सीजन मिले वह क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाएगी। तो कोशिका में मान लीजिए ये कोशिका है, ये कोशिका है जिसके बीच में ये केंद्रक, मान लीजिए ये केंद्रक है, ओके। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इसके साथ ही यहाँ आपको मान लिया जाए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो पहले ग्लूकोज के अणु आती है किसमें, कोशिका अवशोषित करेगी, तो पहले ये कोशिका द्रव में ग्लूकोज के अणु आएगी। ये हो गया ग्लूकोज के अणु C6H12O6, C6H12O6 पहले जाती है किसमें, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव से पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए यही ग्लूकोज पहुंचती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन के साथ मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिस मिलने की क्रिया को, जैसे ही ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन के 6 अणु के साथ मिलती है, जैसे ही ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन के 6 अणु के साथ मिलेगी, ये मिलने की क्रिया कहलाएगी पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया, पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया। और जैसे पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो इस ग्लूकोज के अणुओं का हड्डी पसली सब एक कर देगा, मतलब पूरा का पूरा तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा, तोड़ तोड़ के धज्जी उड़ा देगा। जहां जैसे कोई पदार्थ टूटेगी ना, जैसे आप किसी भी पदार्थ को ब्रेक करते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ ऊर्जा रिड्यूस होता है। आप एकदम निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा कि कभी आपको कोई छड़ या लोहा का कोई रॉड तोड़ने का आपको तोड़ने का मौका मिला हो, या तोड़े भी होंगे, हो सकता है, तो उसमें देखिएगा कि जिस पॉइंट से आप उसको मोड़ रहे हैं, जिस पॉइंट से उसको मोड़ के सीधा कर रहे हैं, फिर मोड़ रहे हैं, फिर सीधा कर रहे हैं, तो जहां से वो मुड़ रहा है उस पोजीशन को छू के देखिएगा वो गर्म हो जाता है। वो चीज वहां पर देखिएगा कि वो गर्म होता है। क्यों भाई, क्योंकि वहां टूटने से वहां ऊर्जा जो है मुक्त हुई है। वही कोई पदार्थ जब टूटती है तो ऊर्जा मुक्त होता है, उसी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा कहते हैं। एटीपी ऊर्जा का पूरा नाम है एडिनोसाइन, एस से एडिनोसाइन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बनता किससे है, तो जब कोई भी पदार्थ
टूटता है। जब कोई भी पदार्थ ब्रेक होते हैं तो ब्रेक होने से जो वहां ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा एटीपी ऊर्जा कहलाती है। जब भोजन के अणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया करती है तो वहां ग्लूकोज के अणु पूरी तरह से टूटता है। टूटने से वहां एटीपी ऊर्जा बनता है। ये एटीपी ऊर्जा के रूप में कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और इतना ही नहीं, वहां 6 अणु जल, 6 अणु वाटर का भी निर्माण होता है और साथ ही साथ ऊर्जा वाला महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। कहां? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी कि ये जितने भी ऊर्जा बने हैं ये सारे के सारे ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बने हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह, ऊर्जा का घर कहा जाता है। इसी कारण से इसे ऊर्जा गृह या इसी को हम पावर हाउस भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? पावर हाउस भी कहा जाता है। मेरे बच्चों, एकदम समझने में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के किस अंग को, कोशिका के किस भाग को या कोशिका के किस अंग को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। इतना ही नहीं, पूछ दे आपके एग्जाम में कि भोजन के अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पूछ देगा भोजन के अणुओं के पूर्ण ऑक्सीकरण से किस किस यौगिक का निर्माण होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल, सी एटीपी ऊर्जा और डी इनमें से सभी। क्या बोलेंगे? इनमें से सभी। पूछ देगा कि भोजन के अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया करने से एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ए 35, बी 36, सी 37 और डी 38। क्या बोलोगे? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। पूछ देगा कि पूर्ण ऑक्सीकरण, ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया से या श्वसन की क्रिया के पूर्ण होने से उसमें पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप जिस गैस का निर्माण होता है, जिस महत्वपूर्ण गैस का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी इथेनॉल, डी इनमें से कोई नहीं। क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम क्लियर जा रहा है, समझ में एकदम क्लियर आ रहा है। अब पूछ देगा श्वसन की, मनुष्य में होने वाली श्वसन की कौन सी क्रिया होती है? ए अवायवीय श्वसन, बी वायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन न देख के ऑक्सी श्वसन भी दे सकता है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? मनुष्य में वायवीय श्वसन की क्रिया यानी ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है। पूछ देगा वायवीय श्वसन की क्रिया किस भाग में होती है? तो कोशिका, अगर ऑप्शन देखिएगा, कोशिका में, बी लीवर में, सी किडनी में, डी जो है कि दे देगा इनमें से सभी में। तो क्या बोलोगे? कोशिका में। पूछ देगा कि श्वसन की क्रिया निम्न में से किस में होती है या कोशिका के किस अंग में होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी लवक में, सी किस में? तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम में और डी इनमें से कोई नहीं। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरह की तमाम क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। श्वसन कौन सी क्रिया है? तो वह क्रिया जिसमें जीव वायुमंडलीय ऑक्सीजन को नाक या नासिका, श्वास नली या ट्रैकिया के माध्यम से फेफड़ा के कुपिकाओं में पहुंचाई जाती है, जहां वे ऑक्सीजन जो है भोजन के अणु ग्लूकोज के साथ मिलकर, पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी ऊर्जा एवं इथेनॉल का निर्माण करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मुक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन।
क्या कहलाती है? श्वसन। और श्वसन से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रासायनिक समीकरण में आपके सामने परोस दिया हूं। यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले ताकि आपको जो है कि सपोर्ट मिल जाए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को लेकर आगे की ओर बढ़ता हूं। इसी में एक क्वेश्चन है, किण्वन क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा। किण्वन ठोस जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों में परिवर्तित हो जाने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। परिवर्तित हो जाने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई यदि ठोस जटिल कार्बनिक पदार्थ है और वो किस एंजाइम के साथ मिलता, हम ही लोग ठोस जटिल मान लीजिए कि कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो जब हमारे आमाशय में जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर पतले पेस्ट में बदलती है कि नहीं? तो वहां उस भोजन का पाचन होता है। वैसे ही किसी ठोस जटिल कार्बनिक पदार्थ, मान लीजिए कि कोई जीव जंतु है, वो मर गया, मरा तो भाई ठोस जटिल कार्बनिक पदार्थ तो था ही, लेकिन मरने के फलस्वरूप उसमें क्या हुआ, तो इसमें एंजाइम्स या फिर सूक्ष्म जीव उसको क्या किए, तो अपघटन की क्रिया में अपघटन की क्रिया उसके साथ जो है कंटिन्यू अपडेट होने लगी। जैसे अपघटन की क्रिया हुई तो वो सड़ना शुरू किया, गलना शुरू किया, उससे विषैले विषैले गैस मुक्त होने लगे। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी जैसा जहरीला गैस जो है कि उससे मुक्त होने लगता है। इतना ही नहीं, उससे कई प्रकार के ऐसे खतरनाक गैस निकलते हैं। ऐसे गैस को बायोगैस कहा जाता है। कोई जीव जंतु के सड़ने गलने से, जीव जंतु या हरे पेड़ पौधे के सड़ने गलने से जो गैस बनता है वो गैस बायोगैस कहलाता है। और वो जो पदार्थ बच जाता है ना, वो पदार्थ कहलाता है कौन? तो बायोमास या जीव द्रव्यमान उसको कहते हैं। आपको आने वाले टॉपिक में इसका एक डिटेल वीडियो हम आपको देंगे, लेकिन आप फिलहाल किण्वन की क्रिया को समझिए। किण्वन एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिस क्रिया के अंतर्गत कोई ठोस जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा या फिर किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा अपघटित होकर, सूक्ष्म जीव या एंजाइम्स की मदद से अपघटित होकर विषैले गैस उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस का निर्माण होता है। ऐसी क्रिया को किण्वन कहते हैं। ऐसी क्रिया को किण्वन कहते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि किण्वन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यानी किण्वन की जो क्रिया हुई है इसमें किस प्रकार का श्वसन की क्रिया हुई है, तो अवायवीय श्वसन इसमें होगा, यानी अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होगी। किस श्वसन की क्रिया होगी? अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन मतलब अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। और इसी के साथ मैं आप लोग को लेकर मैं वायवीय अवायवीय से संबंधित मैं अभी अभी आपको बता ही दिया हूं, एक बार मैं फिर से फोकस करता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, जिसको ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं, जरा ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही है। एक प्रकार से सही पूछे तो निश्चित रूप से रहता है। इसको समझाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक साधारण तरीके से, आप इस चीज को समझिए। मैं आप लोग के बीच दिया अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन जिसको अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं, जिसको अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। और दूसरा है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन जिसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बोर्ड मॉडल है, ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा। अब ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका, है कि नहीं। अब इसके लिए मैं आपको आपके सामने कोशिका एक लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए कोशिका है जिसमें ये केंद्रक है और ये मैं
ये कोशिका द्रव के रूप में हम ये ग्रीन जो आपके सामने डाल रहे हैं ये कोशिका द्रव है, ठीक है, कोशिका द्रव है। ओके, इसमें हम आपको बता दें कि एक माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं और बाकी की रचना हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं बाकी की रचना नहीं लेता हूं। कोशिका, ये कोशिका हो गया, कंप्लीट रूप से हम आपको दिए, इसके बीच में केंद्रक दर्शा दिए और यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान दीजिएगा बच्चों। और साथ ही ये जो द्रव भरा हुआ है ना, यहां द्रव जो भरा हुआ है ये है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य, ठीक है। जो भोजन के अणु को मान लीजिए कि ये ग्लूकोज है, ये पचा भोजन है, ग्लूकोज के रूप में पचा भोजन बना C6H12O6। ये ग्लूकोज के अणु को कोशिका क्या करती है, पचा भोजन को कोशिका क्या करती है, अवशोषित करती है। तो पचा भोजन अवशोषित होकर कहां गई, कोशिका द्रव में। पचा भोजन अवशोषित होकर कहां गई, कोशिका द्रव में। ये श्वसन का प्रथम चरण कहलाया। यानी कि यह श्वसन का, पहले पॉइंट की बात मैं करूं आपसे तो अवायवीय श्वसन का प्रथम चरण है, प्रथम चरण है, ठीक है, प्रथम चरण है जिसमें ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज के अणु, जैसे ग्लूकोज के अणु है ना C6, इसका आंशिक विखंडन होगा C6H12O6 का आंशिक विखंडन होगा, जिसके फलस्वरूप यहां ये जो C6 है ना, ये बढ़ जाएंगे C3+C3 में, है कि नहीं। यानी यहां बनेगा, यहां जो है कि बनेगा 2C3, जिसको कहते हैं पाइरूवेट, जिसको क्या कहते हैं, पाइरूवेट। और यहां बचा कि क्या, इसके अलावा H12O6। तो H12O6 में से अगर 6 कॉमन ले ले, H12O6 में से अगर 6 कॉमन ले ले, H12O6 में से हम बुआ अगर 6 कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, तो 6 कॉमन लेने से बनेगा 6H2O। यानी कि जल के कितने अणु, 6 अणु, जल के कितने अणु, 6 अणु का निर्माण होगा। यानी कि ग्लूकोज के अणु प्रथम चरण में ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज के अणु का पूरा नहीं टूटता, आंशिक रूप से टूटता है, आंशिक रूप से विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप पाइरूवेट और जल का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप पाइरूवेट और जल का निर्माण होता है। ये पाइरूवेट प्रथम चरण से द्वितीय चरण के लिए कहां चली जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रथम चरण से द्वितीय चरण के लिए कहां चली जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन, यही ग्लूकोज के अणु 2C3 जिसको पाइरूवेट बोले। और यहां पर इसकी मुलाकात होती है किससे, ऑक्सीजन के 6 अणु से। किससे, ऑक्सीजन के 6 अणु से। जब पाइरूवेट ऑक्सीजन के 6 अणु के साथ मिलता है तो ऑक्सीजन कहता है तुम्हारा ही इंतजार था, आओ अब तुमको तोड़ेंगे। और यहां पर जैसे पाइरूवेट के साथ 2C3 के साथ ऑक्सीजन मिलता है, 6O2 मिलता है, तो यहां बउआ इस मिलने की क्रिया को पूर्ण ऑक्सीजन मिला ना, तो ऑक्सीजन जैसे मिलेगा पूरा मिलके धज्जी उड़ा देगा जो है कि ग्लूकोज के अणु का। इसीलिए ऑक्सीजन बेहतरीन तरीके से तोड़ेगा इसको, इसीलिए इस क्रिया को पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया कहेंगे। इस क्रिया को क्या कहेंगे, पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया, पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया, जिसके फलस्वरूप यहां बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु 6O2 प्लस 6H2O। ये तो 6H2O आपको पहले से रेडी है, ग्लूकोज से 6H2O रेडी है। इससे बना ये जो 6 अणु है, देख लीजिए, कार्बन
यहां 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तिहाई 6, यहां भी कार्बन जो है 6 मिला। ऑक्सीजन देख लीजिए O2 कई गो है 6 गो, तो यहां देख लो कार्बन डाइऑक्साइड में देख लीजिए ऑक्सीजन O2 भी 6 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ये पाइरुवेट मिला ऑक्सीजन से, तो ये पाइरुवेट और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बन गया। और साथ ही में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन हुआ था, तो पहले से जल के 6 अणु तैयार हुए थे, यानी वही जल के 6 अणु है 6O2 प्लस यहां पर 38, यहां तोड़ने से जो ऊर्जा बना, ग्लूकोज का जो पूरा धज्जी उड़ा के तोड़ा, उसके तोड़ने से जो ऊर्जा बना जिसको एटीपी ऊर्जा कहते हैं, वो एटीपी ऊर्जा कितना बना, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ। अब बात तो समझ में आ गई। ये सारी क्रिया पहले तो आंशिक रूप से टूटा किस में, कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव से सेकंड चरण के लिए कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पाइरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूरा टूट के, और पाइरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया करके पूरा टूट के यहां कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः बाहर मुक्त किया जाता है, और एक क्रिया और आगे आपको पढ़ाएंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का, वो क्रिया होती है, ठीक ना। ये कंप्लीट क्रिया कहलाती है सेकंड चरण, यानी कि आपको मैं बताऊं कि ये सेकंड चरण की, प्रथम चरण की क्रिया और द्वितीय चरण की क्रिया, दोनों चरण की क्रिया मिला है तो जाकर जो है ये पूरी प्रोसेस पूरी हुई है। इसीलिए श्वसन के प्रथम चरण और द्वितीय चरण, दोनों चरण मिलकर जो क्रिया हुआ, इसी क्रिया को वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। सर एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा, मैंने बोला क्या, अवायवीय श्वसन श्वसन का प्रथम चरण है, वायवीय श्वसन श्वसन का प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों है। मैं दूसरी बात बताया क्या, कि इसमें ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, और किसमें, अवायवीय श्वसन में। और दूसरी नंबर में हमने आपको वायवीय श्वसन में बोला कि इसमें ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होता है। इसमें ग्लूकोज के अणु का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसी के साथ मैंने आपको यह भी बताया कि इसमें ग्लूकोज के अणुओं के आंशिक विखंडन के फलस्वरूप पाइरुवेट और जल का निर्माण होता है, और किसमें, वायवीय श्वसन में देख लीजिए, इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा बना है जल 6H2O, और फिर क्या बना, कितना अमाउंट के साथ जवाब दीजिएगा जजमान, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ। कहां हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। इतने ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। एक बेहतरीन कंसेप्ट क्लास 9th में बहुत पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को, एक बेहतरीन कंसेप्ट जो क्लास 9 में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या पावर हाउस क्यों कहा जाता है, तो उसके लिए भी आपका क्लियर कंसेप्ट है कि नहीं। इसमें वायवीय श्वसन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इतनी सारी ऊर्जाएं माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। इतना ही नहीं बच्चों, मैं आपको बताऊं कि इससे ये जो पाइरुवेट और जल बना है, यानी कि वायवीय श्वसन की तुलना में बहुत कम ऊर्जा बना है, इसीलिए इससे, यानी कि अवायवीय श्वसन से बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होता है, वायवीय श्वसन से बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होता है। और अवायवीय श्वसन से, अनॉक्सी श्वसन से बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होता है, और वायवीय श्वसन से किसकी, अवायवीय की तुलना में
बहुत अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, बहुत अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत अधिक ऊर्जा का क्या होता है बच्चों? बहुत अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें जो आपसे एक और बातें मैं आपको पहले ही समझा दिया है, लेकिन एक बार फिर से कंफर्म होना चाहते हैं। इसकी जो प्रथम चरण की क्रिया है, प्रथम चरण की क्रिया वो कहां होती है? तो इसकी प्रथम चरण की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। प्रथम चरण की क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। जबकि वायवीय श्वसन में प्रथम चरण की क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव में। प्रथम चरण की क्रिया किसमें होगी? कोशिका द्रव में। तथा द्वितीय चरण की क्रिया किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। द्वितीय चरण की क्रिया किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आई होप कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और काफी जबरदस्त टॉपिक, कंसेप्चुअल टॉपिक है, समझना पड़ेगा आपको। मैं बारी बारी से दोनों को समझाता हूं, फिर बारी बारी से दोनों का अंतर बताएंगे। ये अंतर कभी कभी आप लोग के एग्जाम में लॉन्ग टाइप में पूछ देता है, 5 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ देता है। अगर 2 नंबर की बात 2 नंबर में पूछे तो आप इसमें 3 पॉइंट दे के निकल सकते हैं। लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तो दोनों का 5-5 पॉइंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बोलेंगे अवायवीय श्वसन यानी, या पूछ दे अनोक्सी श्वसन क्या है, तो बोल दीजिएगा अवायवीय श्वसन या अनोक्सी श्वसन का प्रथम चरण है, जिसकी क्रिया कोशिका द्रव में होती है, जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप पाइरुवेट और जल का निर्माण होता है और बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होता है। ये आई होप आप लोग बोल सकते हैं। मैंने बोला क्या? यह अवायवीय श्वसन या अनोक्सी श्वसन का प्रथम चरण है, जिसकी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। इसमें ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप पाइरुवेट और जल का निर्माण होता है और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, या बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। अगर पूछ दे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन क्या है, तो क्या बोलेंगे? बस इसी पॉइंट का डिफिनीशन तैयार करना है। क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन का प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों है, जिसमें प्रथम चरण की क्रिया कोशिका द्रव में होती है और द्वितीय चरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और अवायवीय की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है या काफी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। एनी प्रॉब्लम? पूछ दे कि अवायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करे, या पूछ दे कि अनोक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट करे, तो आप एकदम क्लियर जवाब दे सकते हैं। मैंने क्या बोला है? अवायवीय श्वसन या अनोक्सी श्वसन का प्रथम चरण है। वायवीय श्वसन और या ऑक्सी श्वसन का प्रथम चरण और द्वितीय चरण है, दोनों हैं। इसमें ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज के अणुओं के आंशिक विखंडन से पाइरुवेट और जल का निर्माण होता है और इसमें ग्लूकोज के अणुओं के पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इतना ही नहीं, इस क्रिया से यानी अनोक्सी श्वसन की क्रिया से बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होता है और ऑक्सी श्वसन की क्रिया से काफी अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव में पूरी होती है, जबकि वायवीय श्वसन की क्रिया प्रथम चरण की क्रिया कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। या नहीं तो आप कंप्लीट तरीके से यह समझेंगे कि वायवीय श्वसन की कंप्लीट क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, संपन्न होती है। क्या कोई दिक्कत? 100% समझ में आ गया है? तो आई होप कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स के मदद से आप इस चीज को फिर से समझ सकते हैं। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक में जो है कि दिक्कत हो तो भी आप हमको डिमांड कर सकते हैं। मैं आपके हर एक टॉपिक
के साथ जुड़ के आपसे जो है कि बात करूंगा और उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके बोर्ड की तैयारी को जो है कि चार चांद लगाने की कोशिश करूंगा। आप लोग ऐसी ही मेहनत करते रहिए, खूब आगे जो है कि अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी। रिजल्ट एक डजंट मैटर है, उसको सीरियस नहीं लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए और सबसे ज्यादा ध्यान अभी के वक्त में आपको जितनी पढ़ाई आप कर चुके हैं उस सभी पढ़ाई को रिवीजन पर विशेष बल दीजिएगा। हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि इस जो महत्वपूर्ण टाइम है, इस महत्वपूर्ण टाइम में आपका स्वास्थ्य एकदम बेहतरीन रहे, एकदम बेहतर स्वास्थ्य के साथ आप पढ़ाई करें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। फिर इस चैप्टर का अगला वीडियो मैं नेक्स्ट डे में जो है कि आपको मिल जाएगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। अभी तक यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक कमेंट नहीं किए हैं, यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट कीजिए और यह समझ में आ रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेजने का जो है कि जरूर कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।